हेलो डॉक्टर्स टू बी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयुरन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। और जोश में पढ़ाई शुरू होगी। अगर जोश में पढ़ाई शुरू नहीं है तो आज से शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना कि कल हम शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। अभी टाइम है, अभी से शुरू कर लो और रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई को लेके, ठीक है? सो गाइज, हम लोग अब फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जिनको भी डर लगता है शंभुलिंगम की बुक को देख के कि अरे बाप रे इतनी बड़ी बुक है, कैसे होगा, क्लियर कैसे होंगे एग्ज़ाम, कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग इतना सब कुछ, और पढ़ भी लिए तो याद कैसे रहेगा, तो वो सही जगह पे आए। हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी कवर करने वाले हैं और फिजियोलॉजी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे जनरल फिजियोलॉजी का एक सेक्शन है, तो हम लोग उसमें पूरी समरी पढ़ लेंगे कि उसमें एक्चुअली में है क्या। समरी पढ़ने से क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है, ये सेक्शन जो है वो इजी है, हम लोग पढ़ पाएंगे। और फिर इतना अगर आपको मेन पता है ना, तो फिर आप डिटेल में आगे जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिए और फिर आप चीज़ें भूल रहे हो, फिर आपको चीज़ें याद भी नहीं रह रही और पूरा पढ़े भी नहीं जा रहा। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, सबसे पहले समरी आ जानी चाहिए, मतलब जो मेन है वो चैप्टर का, सेक्शन का। अगर वो आपको समझ आ गया कि ओवरऑल क्या है, उसके बाद में अगर आप चाहें तो डीप में जा सकते हैं। तो हम लोग इसमें पूरा समरी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज से हम लोग शुरू करेंगे जनरल फिजियोलॉजी, दैट इज सेक्शन नंबर 1। और धीरे धीरे करके हम लोग सभी सेक्शन जो है वो कवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले फिजियोलॉजी शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हम लोग फिजियोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिजियोलॉजी इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, मैं चीज़ बताना भूल गई, पेपर ले लीजिए, पेन, पेपर या बुक जो भी लेना है वो ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है या फिर इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। देखो ऐसे ही बैठोगे, गद्दी पे पढ़ के बैठोगे, बेड पे पढ़ के सुन रहे होगे तो नींद आ जाएगी। अगर आप प्रॉपरली बैठोगे पेन पेपर लेके, तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो तो नोट डाउन होंगे ही, समरी तो नोट डाउन होगी, साथ में समझ में भी आएगा और अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक है? तो इट इज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि सब लोग बुक और पेन ले लें। पॉज करें वीडियो, पहले बुक और पेन ले लें और फिर शुरू करें। होप आप सब ले बुक और पेन ले लिया होगा। मैं शुरू करती हूँ। फिजियोलॉजी, सबसे पहले हम समझ रहे थे कि क्या होता है, फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव वगैरह वगैरह, और ऑर्गन्स जो है उनका फंक्शन क्या है, उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब हम लोग फिजियोलॉजी में फंक्शन ऑफ सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजियोलॉजी, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। सेल क्या होता है? तो सेल सभी को पता है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। ये हो गया सेल के बारे में। फिर प्राइमरी टिश्यूज़ क्या क्या है हमारे बॉडी के अंदर? तो देयर आर 4 प्राइमरी टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। फर्स्ट इज़ मस्क्यूलर टिश्यू, सेकेंड इज़ नर्वस टिश्यू, थर्ड इज़ एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? तो मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, दिस आर द 4 प्राइमरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। मस्क्यूलर टिश्यू में आएगा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। नर्वस टिश्यू में आएगा न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल। न्यूरॉन्स के सपोर्टिंग सेल हम लोग ने पढ़ा हुआ है 12th तक के, अभी तक पढ़ा है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं, दे आर द सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है? तो नर्वस टिश्यू में आएगा न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू जो रहेगा उसमें क्या कंप्राइज करेगा वो? इट विल कंप्राइज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। इस पर फर्दर डिवीजन होता है सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड, बट स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल विल बी कंप्राइज्ड इन एपिथेलियल टिश्यू। फिर फोर्थ एंड लास्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसमें आएगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। बहुत से लोगों को लगता है बोन तो कनेक्टिव टिश्यू, पता भी नहीं होगा बहुत से लोगों को, बट बोन भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आएगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज,
बोन एंड ब्लड, जो दिस आर द 4 प्राइमरी टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। देखो ये बेसिक हम लोग को आना ज़रूरी है, क्योंकि फिजियोलॉजी जो होता है ना, वो फर्स्ट ईयर में होंगे आप लोग तो आपको पता नहीं होगा, बट फिजियोलॉजी जो होता है वो पैथोलॉजी जो सेकेंड ईयर में आता है, एंड फार्माकोलॉजी जो सेकेंड ईयर में आता है, सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता है तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो। ऐसे छोड़ मत देना कि फिजियो इतनी बड़ी बुक देके छोड़ दिया, नहीं, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आगे आपको काम आएगा, ऐसे वेस्ट नहीं जाने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो सेल के बाहर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के 2 डिविजन्स होता है, ठीक है। एक होता है इंटरस्टिशियल स्पेस एंड दूसरा होता है वैस्कुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या है? इट इज़ द स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, और उसके 2 डिविजन्स होते हैं, दैट इज़ इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यू स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस को ही टिश्यू स्पेस कहते हैं, एंड सेकेंड इज़ वैस्कुलर स्पेस। देखो इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यू स्पेस में मतलब क्या होता है इसमें, तो इट इज़ द स्पेस इन बिटवीन द सेल, 2 सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहेगा उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे या फिर टिश्यू स्पेस कहेंगे। और वैस्कुलर स्पेस जो उसका सेकेंड डिवीजन है, वो उसमें क्या रहेगा, तो इट विल बी द पोर्शन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाहर, समझो कहीं सर्कुलेशन हो रहा है, उसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन रहेगा उसे हम लोग वैस्कुलर स्पेस बोलेंगे। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस इज द स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, उसके 2 डिविजन्स, इंटरस्टिशियल स्पेस और टिश्यू स्पेस, और सेकेंड वन इज वैस्कुलर स्पेस। अब देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस जो होता है उसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो द बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अभी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, मतलब किससे बना होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो उसमें कंप्राइज करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा एंड ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा एंड ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो मैंने अभी आपको बताया विच इज़ द डिवीजन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका एक कॉम्प्लेक्स मैशवर्क बनता है, उसी को हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। रिपीट करती हूँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका जो कॉम्प्लेक्स मैशवर्क बनता है उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो दैट विल बी ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं और यही मैशवर्क फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में क्या आएगा, तो कोलाजन एंड इलास्टिन, ये जो है फाइब्रस प्रोटीन में इंक्लूड करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये कंपोनेंट्स आते कहाँ से है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, सो दिस आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स ओनली, ठीक है। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। अब देखो सेल जो होता है उसकी एक आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, सो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसी के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। बहुत से लोगों को पता होगा प्रोटीन एंड लिपिड तो होते ही है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन। प्रोटीन कितना प्रेजेंट रहेगा, तो इट इज़ प्रेजेंट 55% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड प्रेजेंट होता है एंड 5% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 55%, लिपिड्स 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 5%, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है हम लोग को पता है कि वो सैंडविच्ड लेयर होती है, 2 प्रोटीन लेयर के बीच में एक लिपिड लेयर सैंडविच्ड होती है। सो देर आर 2 आउटर प्रोटीन लेयर्स एंड 1 सेंट्रल लिपिड लेयर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब लिपिड लेयर क्यों प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, तो देखो लिपिड लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन में वो फ्लूइड इन नेचर होती है। पता नहीं होगा बहुत से लोगों को, लेकिन लिपिड लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन की वो फ्लूइड इन नेचर होती है। अब इसका क्या होता है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पोर्शन अगर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है लिपिड लेयर के अंदर तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है, ठीक है। तो सरफेस पे ही जो पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर पाता है, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिपिड। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द लिपिड लेयर,
कि जो भी मटेरियल अगर लिपिड लेयर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा कि इट कैन मूव टू ऑल द एरियाज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर कोई भी मटेरियल लिपिड लेयर में डिज़ोल्व होता है तो इट कैन मूव टू ऑल एरियाज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के सभी एरिया में वो मूव कर पाता है। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिपिड लेयर। ठीक है, अब लिपिड तो ठीक है समझ लिया। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, दैट इज़ इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन में अब इंटीग्रल प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की होल थिकनेस से पास होता है। लिपिड लेयर हो चाहे प्रोटीन, लिपिड लेयर से भी पास होता है, वो पूरा फुल थिकनेस से पास होता है सेल मेम्ब्रेन के, और वो एक चैनल फॉर्म करता है जिसमें से जो सब्सटेंस लिपिड इनसोल्यूबल है, दैट इज़ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो है उनको पास करने में हेल्प करता है। देखो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो रहेंगे वो लिपिड लेयर के थ्रू पास तो नहीं होंगे, तो उनको अंदर तो जाना पड़ेगा, कि मतलब इसेंशियल है। वो कैसे जाएंगे, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन उनके लिए एक चैनल फॉर्म करता है। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन। अब कौन से इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो देयर नेम्स आर सेल एडहेजन प्रोटीन होता है, एक सेल जंक्शन प्रोटीन होता है, एक कैरियर प्रोटीन होता है, एक चैनल प्रोटीन होता है, एक हार्मोन रिसेप्टर होता है, एंटीजेंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इसका हम लोग एक एक करके फंक्शन भी स्टडी करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, बट पहले हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं उसके टाइप्स देख लेते हैं, एंड उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी देख लेते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रासेल्यूलर पेरिफेरल प्रोटीन एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर पेरिफेरल प्रोटीन। देखो जो इंट्रासेल्यूलर पेरिफेरल प्रोटीन है उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो मैंने बताया कि प्रोटीन की दो लेयर होती है, तो इनर लेयर पे जो पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर पेरिफेरल प्रोटीन, और जो which will be located on outer surface of the cell membrane, that will be called as the extracellular peripheral protein। अब इंट्रासेल्यूलर पेरिफेरल प्रोटीन में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट वन इज रिसेप्टर आते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर पेरिफेरल प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीजन, सभी को पता है एंटीजन जो है वो सरफेस ऑफ द सेल पे प्रेजेंट होता है, तो याद करने के लिए ईजी। सेकेंड एडहेजन प्रोटीन, मतलब दो सेल को अगर मतलब फ्यूज़ करना है या फिर जुड़ना है तो वो बाहर ही प्रेजेंट होना चाहिए वो प्रोटीन, वरना कैसे जुड़ेगा, अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो एडहेजन प्रोटीन इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दैन थर्ड इज एंजाइम, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने कहा था कि इंटीग्रल प्रोटीन के फंक्शंस भी देखेंगे हम लोग, कि प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो क्या फंक्शन प्ले करता है, पहले तो हम लोग स्टडी कर ले, वो चैनल फॉर्म करता है। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब एकदम मतलब बैकबोन की तरह, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन। सेकेंड इज चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करता है, तो मैंने पहले ही बताया, वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को डिफ्यूज़ करने के लिए सेल में हेल्प करता है। देन कैरियर प्रोटीन कुछ सब्सटेंसेस जो बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने होंगे उन्हीं के लिए हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देन पंप क्या होता है, देखो सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, ये जो होते हैं इट आर द कैरियर प्रोटीन ओनली, जो कि एक्टिवली आयंस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करते हैं। ठीक है, तो दिस आर दी पंप्स। देर आर दी रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं वो एक साइट की तरह एक्ट करते हैं, दे सर्व एज अ रिसेप्टर साइट फॉर दी हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामाइन हॉर्मोन्स के लिए एक रिसेप्टर साइट की तरह सर्व करते हैं, दे एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट फॉर हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। देन एंजाइम्स कुछ प्रेजेंट होता है, फिर एंटीजन्स कुछ प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटीन्स जो है वो एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। एंड सेल एडेजन बोलोगे तो वो दो सेल को, नेबरिंग सेल को अगर अटैच होना रहा तो उसमें हेल्प करने वाले सेल एडेजन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो कौन से प्रेजेंट होते हैं, मतलब व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द cell membrane. So there are two carbohydrate present in the cell membrane, that are glycoprotein
and second is glycolipid. Glycoprotein, as the name suggests, which are attached to the protein, and glycolipid means which are attached to the lipid. Glyco means मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन पर अटैच है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. सो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. इतना पढ़ लिया आपने तो काफ़ी रहेगा, इतना बेसिक है. ठीक है, तो हम धीरे धीरे थोड़ा कवर करेंगे एंड इसका समरी पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे. मैं आखिरी में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी. मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे चुकी हूँ मैं. आप उस पर भी जाके नोट्स वगैरह जो है मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा देती हूँ. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. एंड प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई को लेके. ऐसा मत कीजिए कि आज 4 घंटे पढ़ लिए तो कल कुछ भी नहीं पढ़ा, और किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिए और 2-3 दिन तक पढ़ नहीं रहा. ऐसा मत करो. रेगुलरली जितना कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उतना घर आके भी पढ़ना है, एंड इसी तरह आपकी पढ़ाई होगी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. ओके, बाय.